गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे डिप्थेरिया। ठीक है, डिप्थेरिया होता क्या है? डिप्थेरिया इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ caused by Corynebacterium diphtheriae. It primarily affects the mucous membrane of throat, nose, and tonsils, and may also affect the skin and other tissues. It is characterized by the formation of a grayish pseudomembrane over the throat and tonsil, sore throat, fever and general toxicity. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिप्थीरिया डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो हम इसकी थोड़ी सी हिंदी देखेंगे। डिप्थेरिया एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये डिज़ीज़ मेनली थ्रोट, नोज़ और टॉन्सिल्स की म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है। ठीक है, कुछ केसेस में स्किन और बॉडी के दूसरे टिश्यू भी अफेक्ट हो सकते हैं, कुछ केसेस में। ठीक है, इस डिज़ीज़ की सबसे ख़ास पहचान है ग्रेइश स्यूडोमेम्ब्रेन का फॉर्मेशन थ्रोट और टॉन्सिल्स के अपर, ठीक है, ऊपर होना। इसके साथ पेशेंट को सोर थ्रोट, फीवर और जनरल टॉक्सिसिटी भी होती है। ठीक है, ये हमारी डिप्थेरिया की डेफिनेशन थी। ठीक, डिप्थेरिया में क्या बता रहा है कि डिप्थेरिया एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिजीज़ की वजह से होता है। ठीक है, और ये क्या किस चीज़ को ज़्यादातर अफेक्ट करता है? तो ये नोज़, थ्रोट, टॉन्सिल्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये भी इसमें नोज़, थ्रोट, टॉन्सिल्स की म्यूकस मेम्ब्रेन को सबसे ज़्यादा अफेक्टेड करता है। ठीक है, और कुछ केसेस में ये स्किन एंड अदर बॉडी टिश्यूज़ को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, इस डिज़ीज़ की सबसे ख़ास पहचान क्या है? ग्रेइश स्यूडोमेम्ब्रेन का फॉर्मेशन थ्रोट और टॉन्सिल्स के ऊपर होना। ठीक है, इसके साथ पेशेंट को सोर थ्रोट, फीवर और जनरल टॉक्सिसिटी भी होने लगती है। ठीक है, अब कॉजेटिव एजेंट, तो कॉजेटिव एजेंट इसका मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है और ये ग्राम पॉजिटिव होता है, नॉन मोटाइल होता है, क्लब सिप्ड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इस बैक्टीरिया के टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन सीवियर डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो ये बैक्टीरिया है इसके जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स हैं ये सीवियर डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी जो बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वही सीरियस इन्फेक्शन करता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और यही सीवियर डिजीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में क्या दिया हुआ है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है एपिडेमियोलॉजी में मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डिप्थेरिया मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होती है। डिप्थेरिया किससे स्प्रेड हो रही है? मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होती है। जब इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज करता है तब बैक्टीरिया ड्रॉपलेट के थ्रू दूसरे पर्सन तक पहुंचती है। ठीक है, ये डिजीज़ इन्फेक्टेड डिस्चार्ज या स्किन लीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट से भी स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, ये डिज़ीज़ कैसे स्प्रेड हो सकती है? इन्फेक्टेड डिस्चार्ज से भी, ठीक है, और स्किन लीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट से भी स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको ड्रॉपलेट, तो जैसे जब हम स्नीजिंग करते हैं तो स्नीजिंग जब हम लोग करते हैं तो कुछ ड्रॉपलेट बाहर आते हैं। ठीक है, जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन मतलब दिखते भी हैं और कुछ दिखते भी नहीं हैं। ठीक है, जब हम स्नीजिंग करते हैं या फिर किसी से हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो सलाइवा है वो बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे सामने जो पेशेंट है या फिर नहीं जो सामने वाला पर्सन है वो पेशेंट के सामने खड़ा है, ठीक है, तो वो उससे अफेक्ट हो सकता है।
ठीक है, और होता भी है ये क्योंकि मेनली ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्वियर ह्यूमंस आर द ओनली नोन रिसर्वियर। इस डिजीज़ का ओनली नोन रिसर्वियर ह्यूमन है। ठीक है, यानी बैक्टीरिया का नेचुरल सोर्स सिर्फ ह्यूमन ही है। ठीक है, देखो जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ ह्यूमन पे ही अटैक करता है और किसी पे भी अटैक नहीं करता। ठीक है, इस बैक्टीरिया का नेचुरल सोर्स ही ह्यूमन बॉडी है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है 2 to 5 डेज़ का होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये 1 से 10 दिन का होता है या फिर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें 2 to 4 वीक्स इफ़ अनट्रीटेड, 4 days with antibiotics, most common in children aged 1 to 5 years, but can affect all age if unvaccinated। ठीक है, कॉमन एज इसमें क्या दिया हुआ है, कॉमन एज इसमें दिया हुआ है 1 से लेके 5 ईयर के चिल्ड्रंस में देखी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन ना हुआ हो तो किसी भी एज में हो सकती है। अगर वैक्सीनेशन डिप्थीरिया का नहीं लिया है तो ये किसी भी एज में कॉज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिप्थीरिया के टाइप्स। पहला है रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया ये सबसे कॉमन और सबसे सीरियस टाइप है। ठीक है, ये सबसे कॉमन और सबसे सीरियस टाइप है। और अफेक्ट्स टॉन्सिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड नोज़। और ये किसको अफेक्ट करती है, ये टॉन्सिल्स, फेरिंग्स और लैरिंग्स को और नोज़ को अफेक्ट करती है। ठीक है, और इस डिज़ीज़ में इन्फेक्शन हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, नोज़। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मेनली नोज़, फेरिंग्स, टॉन्सिल्स और लैरिंग्स शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया जब हम ब्रीथ के थ्रू, मतलब जो हम लोग ब्रीदिंग लेते हैं, ठीक है, ब्रीथ के थ्रू बॉडी में एंटर करता है और थ्रोट की एपिथेलियल सेल्स पर अटैच हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है जो पेशेंट है, उसने ब्रीथ लिया, ठीक है, और वो बैक्टीरिया ने क्या किया, बॉडी के अंदर एंटर किया और फिर कहाँ जाके अटैच हो गया, एपिथेलियल सेल्स में अटैच हो गया। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया डिप्थीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद बैक्टीरिया क्या करता है, जो मैंने एक टॉक्सिन बताया था डिप्थीरिया टॉक्सिन, वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ये टॉक्सिन थ्रोट के टिश्यू को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो ये टॉक्सिन्स क्या करेंगे, थ्रोट को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। डैमेज्ड सेल फिब्रिन, बैक्टीरिया और इन्फ्लामेटरी सेल्स मिलकर एक थिक ग्रे और ग्रेइश वाइट मेम्ब्रेन बना देते हैं। अब जैसे जो सेल्स डैमेज हुए हैं, ठीक है, जो सेल्स डैमेज हुए हैं, जो फिब्रिन हुए हैं, ठीक है, ये सब डैमेज हुए हैं, ये बैक्टीरिया और इन्फ्लामेशन सेल्स मिलकर ये क्या करते हैं, एक थिक ग्रे या फिर ग्रेइश वाइट मेम्ब्रेन बना देते हैं। ठीक है, जिसे स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये स्यूडो मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया की सबसे ख़ास पहचान, हॉलमार्क फीचर है। ठीक है, स्यूडो मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया की सबसे ख़ास पहचान है, याद रखिएगा, स्यूडो मेम्ब्रेन डिप्थीरिया की सबसे ख़ास पहचान है।
ठीक है, और यही इसका हॉल मार्क है, ठीक है, हॉल मार्क है। अगर इस मेम्ब्रेन को फोर्स से हटाने की कोशिश की जाए तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर इस मेम्ब्रेन को फोर्स से अगर हटाया जाए, फोर्सफुली अगर हटाया जा रहा है तो क्या हो सकता है, ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, ठीक है। इसीलिए इसे कभी भी ज़बरदस्ती रिमूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसे कभी भी हम सोचें कि हम खुद से ही हटा लें, हम खुद ही डॉक्टर बन जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है, ठीक है, तो हमें उसे खुद रिमूव नहीं करना है। अगर करेंगे तो ब्लीडिंग होगा और इन्फेक्शन और ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे मेम्ब्रेन मोटी होती है वैसे वैसे पेशेंट को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। अब जैसे जैसे कि जो मेम्ब्रेन स्यूडो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहाँ के जो सेल्स हैं डैमेज हो रहे हैं, फिब्रिन डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, और जो बैक्टीरिया है उसने क्या किया, इन्फ्लामेशन किया, ये सब एक थिक लेयर बना दे रहे हैं। थिक लेयर अब धीरे 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 और थिक होती चली जा रही है, क्योंकि और सेल डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, और मतलब होता चला जा रहा है, इन्फ्लामेशन होता चला जा रहा है। तो ऐसे क्या होगा कि वहाँ पे जो है स्वेलिंग हो जाएगी, चाहे वो थ्रोट में हो, चाहे लैरिंग्स में हो, चाहे फेरिंग्स, चाहे नोज़ में हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मेम्ब्रेन पूरे एयरवे को ब्लॉक कर दे तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और ये धीरे धीरे अगर पूरे मेम्ब्रेन को, ठीक है, सॉरी, पूरे जितने भी हमारे जो टॉन्सिल्स और जितने भी हमारी एयरवे मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो एयरवे पूरे एयरवे मेम्ब्रेन है, इन सबको कवर कर ले, ठीक है, और ब्रीथ लेने में डिफ़िकल्टी होने लग जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। और पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ब्रीथ नहीं ले पा रहा है प्रॉपर तो उसे लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होगी, उसकी जान भी जा सकती है ऐसे में, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया में पेशेंट को आमतौर पे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जो कि सोर थ्रोट, गले में पेन होना और लो ग्रेड फीवर, हल्का फुल्का बुखार आना, डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग, निगलने में तकलीफ़ होना या फिर प्रॉब्लम होना, मतलब वो कोई चीज़ निगल नहीं पाता, अपना सलाइवा भी वो निगल नहीं पाता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है, बैक्टीरिया एपिथेलियल सेल से अटैच हो जाता है, फिर वहाँ के सेल्स डैमेज करना, फिब्रिन डैमेज करना, ठीक है, इसके बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करना, इन्फेक्शन कॉज करना, फिर वहाँ की जो मतलब ये सब जो डैमेज सेल्स हैं इन सबको एकदम मिला करके क्या थिक लेयर बना देना, ठीक है, और इससे क्या होता है, फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक, तो वो निकलने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में कैसा हो जाता है, वॉइस हैवी हो जाती है, बहुत भारी, और यह बदल जाती है आवाज़, ठीक है। ग्रे वाइट स्यूडो मेम्ब्रेन इन थ्रोट, ग्रे वाइट स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है कहाँ पर, थ्रोट में, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। और अगर इन्फेक्शन सीवियर हो जाए तो नेक के लिम्फ नोड और सराउंडिंग टिश्यू में स्वेलिंग आ जाती है। इस वजह से पेशेंट की जो नेक है वो मोटी दिखने लगती है, ठीक है। अगर देखो इसमें दिया हुआ है लिम्फ नोड और सराउंडिंग टिश्यू में स्वेलिंग आ जाती है, इसी वजह से पेशेंट की नेक मोटी दिखने लगती है, ठीक है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो सीवियर हो गया है, अब वो नेक के लिम्फ नोड में और उसके सराउंडिंग टिश्यू में स्वेलिंग कॉज करने लग गया है। इसी वजह से उसका जो पेशेंट का नेक है वो भी स्वेल्ड नज़र आएगा, ठीक है, मोटी हो जाएगी, ठीक। इस वजह से पेशेंट की जो नेक है ये मोटी दिखने लगती है, जिसे बुल नेक अपीयरेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बुल नेक अपीयरेंस भी कहते हैं। ये डिप्थीरिया का एक क्लासिक साइन
माना जाता है। अगर बैक्टीरिया का टॉक्सिन ब्लड स्ट्रीम में चला जाए तो ये सिर्फ थ्रोट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हार्ट, नर्व और किडनी को डैमेज कर सकता है। अब देखो, अगर बैक्टीरिया का टॉक्सिन ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, चला गया तो इससे क्या हो सकता है, हार्ट में, ठीक है, और नर्व में। हार्ट मायोकार्डाइटिस, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। नर्व न्यूराइटिस, ठीक है, इसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और किडनी में, किडनी को भी डैमेज कर सकता है। इसी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया को डिप्थीरिया का सबसे डेंजरस फॉर्म माना जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया है ये कि डिप्थीरिया का सबसे डेंजरस फॉर्म क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया है, ठीक है। अब मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया, डिप्थीरिया का मोस्ट कॉमन टाइप बताया, जो डिप्थीरिया, रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया, ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन से हैं, नोज, टॉन्सिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। इसका हॉल मार्क क्या है, ग्रे वाइट स्यूडो मेम्ब्रेन। डेंजरस एयरवे ब्लॉकेज हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती हैं, ठीक है। क्लासिक साइन क्या है इसका, बुल नेक अपीयरेंस, ठीक है। और मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसकी, न्यूराइटिस, मायोकार्डाइटिस और रीनल डैमेज होता है इसमें, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप कौन सा है, क्यूटेनियस डिप्थीरिया। क्यूटेनियस डिप्थीरिया में क्या, स्किन अल्सर कवर्ड बाय अ ग्रे मेम्ब्रेन। इसमें क्या दिया हुआ है, क्यूटेनियस का मतलब पहले देखते हैं। तो क्यूटेनियस का मतलब होता है कि स्किन से रिलेटेड, इसीलिए क्यूटेनियस डिप्थीरिया की एक ऐसा टाइप है जो स्किन को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया की तरह थ्रोट को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि स्किन पर इन्फेक्शन करता है। अब जैसे रेस्पिरेटरी किसको अफेक्ट कर रहा था, किस ऑर्गन को, नोज, थ्रोट, टॉन्सिल्स, ठीक है, इन सब को। और अब ये क्या करेगा, क्यूटेनियस स्किन को अफेक्ट करता है, ठीक है। जब कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया किसी कट, वूंड, स्क्रैच या स्किन इंजरी के थ्रू बॉडी में एंटर करती है, तब स्किन पर इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, ठीक है। या तो कट हुआ हो, या वूंड हो गया हो, या फिर स्क्रैच या इंजरी के थ्रू बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर गया, ठीक है। वो नोज़ के थ्रू एंटर नहीं कर रहा है, तब स्किन डिजीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। जब किसी पेशेंट को कट लगा हो या फिर वूंड हुआ हो, तब ये इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन कैसे कॉज किया है, वो आके उसी कट में एंटर कर गया, ठीक है, तब ये स्किन डिजीज़ कॉज करेगा, ठीक, और इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, ठीक। इस इन्फेक्शन की वजह से स्किन अल्सर बन जाता है, स्किन अल्सर घाव बन जाता है, ठीक। इन अल्सर के ऊपर एक ग्रे या ग्रेइश वाइट मेम्ब्रेन, स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती हैं। ये मेम्ब्रेन डिप्थीरिया की एक खास पहचान है। इसमें भी स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती हैं, ठीक है, ग्रेइश वाइट मेम्ब्रेन इसमें बन जाती है, ठीक है। ये डिप्थीरिया की खास पहचान है। ये टाइप ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी गर्म और ह्यूमिड एरिया में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। ये टाइप ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसे कि गर्म और ह्यूमिड एरिया में ज़्यादा होता है, जहाँ पुअर हाइजीन, ओवर क्राउडिंग और स्किन इंजरी ज़्यादा होती है। जहाँ पर जो लोग होते हैं वो अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, पुअर हाइजीन होती है और ओवर क्राउडिंग एरिया होता है, ठीक है, और स्किन इंजरी ज़्यादा लगती हो, ठीक है, वहाँ इसका रिस्क भी बढ़ जाता है, इसके सिम्टम्स में क्या है, क्यूटेनियस डिप्थीरिया में पेशेंट को स्किन पर अल्सर या घाव हो जाता है, ठीक है। अल्सर के ऊपर ग्रे वाइट मेम्ब्रेन बन जाती हैं, हाँ, और जो घाव धीरे धीरे भरते हैं, स्लो हीलिंग इसमें होता है, इसमें क्या होता है, स्लो हीलिंग होती है, ठीक है।
और कभी कभी हल्का पेन या रेडनेस भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में पस या डिस्चार्ज भी आ सकता है। ठीक है, कुछ पेशेंट में इसमें क्या होता है कि पस या डिस्चार्ज भी होने लगता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया के कंपैरिजन में इस टाइप में ब्रीदिंग प्रॉब्लम या सोर थ्रोट यूजुअली नहीं होता, क्योंकि इन्फेक्शन स्किन तक ही लिमिटेड रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इन्फेक्शन सिर्फ स्किन तक ही लिमिटेड है, वो अदर ऑर्गन में नहीं जा रहा है। अब ये एक्सटर्नल है। ठीक है, इंटरनल में वो पूरी मतलब आपके देखो रेस्पिरेटरी कैसे डेंजरस फॉर्म है, क्योंकि वो आपके अंदर इंटरनल ऑर्गन में जा चुका है। ठीक है, थ्रोट में गया, एपिथेलियल सेल से चिपक गया। ठीक है, उसने फिर धीरे धीरे उसको और सीवियर होता गया, इसलिए उसने हार्ट को डैमेज किया, फिर न्यूराइटिस किया। ठीक है, नर्व्स को डैमेज कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, किडनी भी डैमेज कर दी। लेकिन ऐसा क्यूटेनियस में नहीं है, ये सिर्फ स्किन को डैमेज कर रहा है। इसका एक लिमिटेड एरिया है, सिर्फ ये स्किन को डैमेज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन अगर बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करे और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाए तो हार्ट, नर्व, किडनी पर भी अफेक्ट हो सकता है। अब अगर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया है, ठीक है, अगर बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया है तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके हार्ट, नर्व्स, किडनी पर भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अफेक्टेड कर सकता है। हालांकि ये रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया की कंपैरिजन में कम देखा जा सकता है। अब इसकी डायग्नोसिस में क्या है, स्किन अल्सर का क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और अल्सर से स्वैब लेकर कल्चर किया जाता है। लेबोरेटरी में कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को आइडेंटिफाई भी किया जाता है। ठीक है, ये था आपका क्यूटेनियस। एक बार मैं और इसको बता दूं कि अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, स्किन। मेन रीज़न क्या है, स्किन अल्सर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके क्या हैं, ग्रे वाइट मेम्ब्रेन ओवर द अल्सर। ठीक है, कॉमन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, गर्मी और ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है ऐसे में होगा। ठीक है, और रिस्क फैक्टर इसके क्या है, पुअर हाइजीन, स्किन इंजरीज और ओवर क्राउडिंग। ऑर्गेनिज्म इसके क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, ये आपका सेकंड डिप्थीरिया था। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसका जो अदर साइट है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है क्लास, फ़िलहाल हम आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं।